प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम देखेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत जुड़ा हुआ एक प्रकरण जो कि आपके प्रश्न पत्र में, बोर्ड के प्रश्न पत्र में 2 अंकों को लेकर के आता है, जो कि जुड़े हुए हैं काव्य गुण और काव्य दोष के अंतर्गत। हालांकि विद्यार्थियों, इसमें इस प्रकरण से संबंधित रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं और कुछ एक प्रश्न तो आता है आपका काव्य गुण से संबंधित और एक प्रश्न आता है आपका काव्य दोष से संबंधित। तो इसी प्रकार से आपको 2 अंक विभाजित रहते हैं। यहाँ पर विस्तृत विवरण आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है समय के हिसाब से, इसलिए आपको 2-3 वीडियो के माध्यम से आपको काव्य दोषों के बारे में जो सामान्य जानकारी हो सकती है वो पढ़ाई जाएगी। और यहाँ पर पहला वीडियो लेकर आए हैं वो काव्य दोष की जो साधारण स्थितियां हैं उनको लेकर के देखते हैं हम, और काव्य दोष कितने प्रकार के हैं ये भी देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, कहा गया है काव्य दोष क्या है। तो यहाँ जैसा कि हमने पहले काव्य गुण के अंतर्गत पढ़ा था कि रस का उत्कर्ष करने वाली जो बात है उन बातों को काव्य गुण कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत में हम कहेंगे कि गुणों का जो विरोध में आने वाले जो तत्व हैं, अर्थात जो बातें गुणों का विरोध करती हैं, गुणों के विरोध में आने वाले जो भी तत्व हैं, जो भी कथन हैं, जो भी शब्द हैं, उनको हम काव्य दोष की श्रेणी में मानते हैं। यहाँ विद्यार्थियों, किसी भी वाक्य का, किसी भी रचना का जो उत्कर्ष है उसको, उसमें जो बाधक तत्व बनते हैं, अर्थात यहाँ पर दोनों की तुलना करते हैं। काव्य गुण के अंतर्गत रस का उत्कर्ष होता है और यहाँ कहेंगे हम रस के अपकर्ष वाले कारक जो हैं, अर्थात रस के उत्कर्ष में बाधक तत्व जो हैं, रस का उत्कर्ष नहीं होने देते, ऐसे बाधक तत्वों को हम अपकर्षक कहते हैं। तो यहाँ रस के उत्कर्ष में बाधक तत्व अर्थात अपकर्षक जो कारक हैं वो काव्य दोष की श्रेणी में आते हैं। यहाँ विद्यार्थियों बताया गया है कि जब किसी वस्तु द्वारा कविता के मुख्य अर्थ में, जब किसी वस्तु या वस्तु द्वारा कविता के मुख्य अर्थ में को समझने में बाधा पहुंचती है या उसकी सुंदरता में कमी आ जाती है, प्रमुख रुकावट का कार्य करते हैं। तो किसी भी कविता के मुख्य अर्थ को जो समझने में बाधा होती है या उसकी सुंदरता में कमी आती है तो उसे हम काव्य दोष कहते हैं। एक बड़े ही सुंदर उदाहरण के द्वारा समझा दिया गया है इस टॉपिक को कि जिस प्रकार हम कोई स्वादिष्ट या मधुर भोजन कर रहे हैं और उसी समय हमारे मुंह में कोई कंकड़ दांतों के नीचे आ जाता है, और या ऐसी स्थिति हो सकती है कि उसमें मसालों के कारण नमक मिर्च आदि का जो असंतुलित प्रयोग होता है, तो उस असंतुलित प्रयोग से जो खाद्य पदार्थ है उसका सारा का सारा हमारा आनंद समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार काव्य के स्वादन में भी वर्ण, शब्द, वाक्य गठन, अलंकार, रस एवं छंद आदि का जो समुचित प्रयोग नहीं हो पाता है तो वहां पर बाधा उत्पन्न होती है। उसे पढ़ने का सारा ही आनंद किरकिरा हो जाता है और उस रचना का सौंदर्य और महत्व भी घट जाता है। तो यहाँ विद्यार्थियों, रस के अपकर्षक जो कारक हैं या तत्व हैं उनको हम काव्य दोष कहेंगे। विद्यार्थियों, सीधे सीधे प्रश्न आता है कि काव्य दोष के प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से विद्यार्थियों प्रकार कई होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार आपको आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से हैं। तो आपको ध्यान रखना है, शब्द दोष यानी कि पद दोष जिसे कह सकते हैं, दूसरा है अर्थ दोष और तीसरा है रस दोष। ये 3 प्रकार के दोष हैं। समझने का प्रयास करते हैं। शब्द दोष या पद दोष क्या है? जब दोष किसी शब्द में हो, शब्द के कारण यदि दोष होता है, अनियमितता होती है, तो वहां हम शब्द दोष के अंतर्गत उसे गिनते हैं। शब्द को थोड़ा बदलने या उसका पर्याय रखने से जो दोष है वो दूर हो जाता है, अर्थात उस शब्द में दोष है और उसके स्थान पर उसको बदल दे या उसको पर्याय रख दे तो वहां पर वो जो दोष है, काव्य का जो दोष है वो दूर हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया इसमें, उसने सब खिले फूल गिरा दिया है। तो फूल यहाँ पर क्या है? बहुवचन है और जो क्रिया आएगी आपकी वो भी बहुवचन की आनी चाहिए। तो फूल गिरा दिए हैं इस प्रकार से आना चाहिए था, जो कि इसमें दिया हुआ है उसने सब खिले फूल गिरा दिया है। तो यहाँ गिरा दिया नहीं होना चाहिए था, गिरा दिए होना चाहिए। तो यहाँ पर व्याकरण सिद्ध जो दोष है वो व्याकरण दृष्टि से ये सही नहीं है और शब्द के कारण यहाँ पर दोष है, इसलिए शब्द दोष या पद दोष इस प्रकार से होता है। दूसरा विद्यार्थियों अर्थ दोष, जब अर्थ को लेकर के दोष हो तो यहाँ एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। मारुत नंदन वायु के पुत्र हनुमान जी हैं, उसने मारुत को यानी कि वायु का
और मन का और खगराज का, इनका वेग लजा दिया है, अर्थात गरुड़ का वेग भी लजा दिया है, मन का वेग भी लजा दिया है। तो विद्यार्थी यहाँ हम जब देखते हैं तो यहाँ सबसे जो ज्यादा गति होती है उड़ने की या पहुंचने की, वो मन की होती है, सबसे तेज गति मन की होती है, इसलिए मन शब्द को पीछे रखना चाहिए। यहाँ खगराज से पहले मन को रख दिया है, अर्थात मन पीछे आना चाहिए था। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आरोही क्रम में, तो मन सबसे पीछे आना चाहिए था। तो यहाँ सबका वेग लजा दिया है, अंत में सबसे जो ज्यादा वेग वाली चीज है वो पीछे आनी चाहिए थी, इसलिए इसका जो अर्थ है वो थोड़ा सा अस्पष्ट है, इसलिए यहाँ पर अर्थ दोष की स्थिति बन गई है। यहाँ विद्यार्थियों तीसरा देखते हैं रस दोष। ये एक रस टॉपिक के अंतर्गत एक अलग ही दोष होता है। यहाँ रस जब प्रकरण हम जब पढ़ेंगे, हालांकि आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 12 में इस प्रकार से ये नहीं है, फिर भी यहाँ हमारा समझना ऐसे अनिवार्य है कि जहाँ कभी रस व्यंजना में भाव विभाव संचारी भावों का सही प्रकार से समुचित प्रकार से विवेचन नहीं कर पाता है, अर्थात उनका प्रतिकूल अवस्था में चित्रण करता है, तो यहाँ पर रस दोष की स्थिति होती है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि यह अवसर जाने न दो, करो हृदय में चेत, त्याग सदन वन को चलो, चित्त चाहे के हेत। तो यहाँ पर इस प्रकार से बताया नहीं गया है कि इसमें आलम्बन विभाग विरागी है या भोगी व्यक्ति के लिए कहा गया है, और सदन का त्यागना अनुभाव शांत रस से संबंधित है या श्रृंगार रस से संबंधित है, तो अस्पष्टता की स्थिति, रस से संबंधित स्पष्टता की स्थिति इसमें है, तो यहाँ रस दोष की स्थिति है। तो विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में जो काव्य दोष से संबंधित सामान्य जानकारी थी उसको लाने का प्रयास किया है आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रमुख जो काव्य दोष होते हैं, 3-4 काव्य दोषों को लेकर के हम आने वाले हैं, और मेरा विश्वास है कि आप उन काव्य दोषों के आधार पर अपने 2 नंबर हैं उनको जाया नहीं जाने देंगे, उनको अच्छी प्रकार से आप उन 2 नंबरों को प्राप्त करने में सफल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।